नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार विमर्श हेतु आपने आमंत्रित किया। हृदय से आभार। सर, हृदय से आभार कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से भी मेरे लिए कुछ समय निकाला, इसके लिए आपका हृदय से आभार। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। सर, एक तरफ तो हरियाणा में दो पुलिस अधिकारियों की जिन हालात में मृत्यु हुई, भ्रष्टाचार उसके पीछे नजर आ रहा है, एक मुद्दा वो छाया हुआ है आजकल। और दूसरी तरफ पंजाब में रोपड़ रेंज के डीआईजी, उनके घर में जिस तरह से अवैध संपत्ति मिली है, रिश्वत उन्होंने 8 लाख की स्वीकार की, रंगे हाथों पकड़े गए। सर, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? जी, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भ्रष्टाचार जो है आज छत चढ़ के बोल रहा है। वर्ष 1974 में मैं आईपीएस में आया और 76 में मैं इलाहाबाद, तत्कालीन वर्तमान प्रयागराज, जब एएसपी अंडर ट्रेनिंग गया तो मिस्टर बलबीर सिंह बेदी साहब हमारे एसएसपी थे, बड़े ही यशस्वी आईपीएस अधिकारी। और उन्होंने ये कहा कि आईपीएस अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि मन कर्म वजन से पूरी तरीके से निष्ठावान हो, संविधान का पालन करे और सुनिश्चित करवाए। उसके लिए यहां तक कि रिश्वत तो छोड़ दीजिए कि अगर आपकी श्रीमती जी शॉपिंग भी करने जाती हैं तो जहां आप नियुक्त है वहां शॉपिंग न करें, दूसरी जगह जिले में जाएं, जब घर जाएं या मायके जाएं तब वहां पर करेंगे उस जिले में, क्योंकि जिस जिले में आप पोस्टेड है वहां शॉपिंग करेंगे। दुनिया यही कहेगी कि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। किसी भी प्रकार की सुविधा आप अपने सहकर्मियों से नहीं लेंगे। किसी भी प्रकार की सुविधा, भले ही वो उसी मार्केट रेट पे हो, आप नहीं लेंगे। खुद जाकर के सामान खरीदें, अपनी शॉपिंग आपकी श्रीमती जी खुद करें। तो इतने बड़े मानक थे। और ये भी बताया कि पूरे प्रदेश में उस वक्त मात्र 2 आईपीएस अफसर ऐसे थे जिनकी आम ख्याति शोहरत आम अच्छी नहीं थी, बाकी सब आईपीएस अधिकारी बेदाग थे। आज जो हालात है, आपने जो पंजाब के जिस डीआईजी साहब की चर्चा की, उन्होंने तो नए नए तरीके निकाले थे रिश्वत लेने के। शायद 5 लाख रुपए की रिश्वत रंगे हाथों सीबीआई ने उनको पकड़ा, लेकिन जब छापे पड़े तो 3 नोट और करेंसी काउंटिंग मशीन्स के द्वारा उनके जो गिनाई हो रही थी तो मालूम पड़ा कि करोड़ों करोड़ों रुपए, और रुपए के साथ साथ ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, बेशकीमती घड़ियां, सोने और डायमंड की ज्वेलरी, और इसके साथ साथ बढ़िया टॉप एंड कार्स जिसमें मर्सिडीज और ऑडी भी हैं। और अभी तो प्रारंभिक दौर है, अभी तो जांच नहीं हुई, और इनको इतनी निर्लज्जता के साथ रिश्वत में रंगे हाथों पकड़ा जाना, ये खुद भी एक पूर्व डीजीपी के सुपुत्र हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये कुल कलंक जो है, पूर्व डीजीपी का पुत्र होने का इसको गौरव था, लेकिन ये निकला कुल कलंक। डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। बाप का भी नाम इसने धूमिल किया। बाप जो एक फौजी थे, फौज के सेवा काल के उपरांत वो डीजीपी बने पंजाब के। तो उनके पुत्र होने के नाते इनको तो और मानक और ऊंचे रखने चाहिए थे। लेकिन जिस बेशर्मी के साथ, ये ठसक के साथ न्यायालय गए, उनका इसका न्यायालय इसका निर्णय करेगा। अरे निर्णय तो तुम्हारे जब रंगे हाथों पकड़े गए हो, और ये जैसा होता था अवसर वैसी मांग करते थे। जैसे किसी से उन्होंने कहा कि कैश नहीं, हमें तुम 10 लाख की रोलेक्स घड़ी लाके दे दो, हमें तुम कार्टियर की घड़ी 20 लाख की लाके दे दो, किसी से कहा ज्वेलरी या सॉलिटेयर लाके दे दो, इस तरीके का किया। लेकिन वही कहते हैं कि ये जिसको समझते थे भाग्य लक्ष्मी, वो निकली काल लक्ष्मी। जिसको भाग्य लक्ष्मी समझते थे तो ये भुल्लर के लिए काल लक्ष्मी निकली, और इनकी मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा सबका ऊपर पटाक्षेप हो गया। तो बेहतर होगा, मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूं कि इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। आदमी कहते हैं कि आदमी चला बहुत लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। ये वो जहाज हैं जो कभी टेक ऑफ नहीं करते, बल्कि सिर्फ क्रैश होने के लिए बने हैं। और क्रैश होने के लिए बने, मैं आपको कितने उदाहरण दूंगा जो मुझे याद दिला दिए अगर मैं भूल जाऊं। कि सीबीआई के छापे के बाद जैसे बातचीत आजकल चल रही भ्रष्टाचार की, एक और उदाहरण देखिए, मैं उस पर आऊंगा। इगतपुरी एक कस्बा है महाराष्ट्र में, वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर 5-6 आईजी स्तर के अफसर भुल्लर की तरह चला रहे थे। और वो कॉल सेंटर नाजायज काम, जबरन धन वसूलना और लोगों के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगी, ये सब धंधे कर रहे थे। और प्रत्येक अधिकारी की रिश्वत का कट जो था 50 से 60 लाख महीना था, वो भी पकड़ा गया। तो मतलब ये है कि पुलिस की वर्दी पहन करके जहां आपको अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करना था,
आपने इसमें भी एक अवसर ढूंढा डकैती डालने का। और मैं इन पुलिस अधिकारियों को समझता हूं कि आपने अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण न करके आपने वक्त के साथ नमक हरामी की, और ऐसे अधिकारियों की चल अचल संपत्ति तो जब्त होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने डकैती डाली, अपराध किया। अपराध रोकना तो छोड़ दीजिए, ये अपराधियों से भी ज्यादा घृणित काम इन आईजीज और इन वर्दीधारियों ने, चाहे भुल्लर हो या जो इगतपुरी में हो। अब मैं आपको एक दो केसेस और बताता हूं। एक सबसे जघन्य केस है उड़ीसा का। 1983 बैच के एक आईएएस अफसर थे और उड़ीसा काडर के थे। उड़ीसा के तीनों कमिश्नरी में, तीन कमिश्नरी हैं, उनके रेजिडेंट कमिश्नर थे। तो लेबर मिनिस्ट्री के बड़े ऊंचे पद पे थे। हैदराबाद में छापा पड़ा और जब पकड़ा गया तो जैसे हरियाणा का केस था, उसने नाम लेना शुरू किया कि हमारे साथ ये भी बराबर के हिस्सेदार थे। जगदानंद पंडा, जगदानंद पंडा आईएएस 83 बैच। तो ये तुरंत जब इनको मालूम पड़ा कि उनके अधीनस्थ अधिकारी ने इस तरीके की पकड़े गए हैं, करोड़ों की बरामदगी हुई है। ये बात है अगस्त 2009 की। ये अपनी रिवॉल्वर ली, अपने घर भुवनेश्वर गए और भुवनेश्वर जा करके इन्होंने अपने पिता, पत्नी, दो बहनें, इनका कत्ल कर दिया। पुत्र को गोली मारी, पुत्र बच गया, और फिर अपने आप को भी इन्होंने गोली मार ली। आप क्या समझती है कि किसी को ये सामने जो ज्वलंत उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में एक अपर पुलिस महानिदेशक ने यही काम किया, अस्वाभाविक मृत्यु उनकी भी हुई। और ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यही कि ये सब नसीहत इसलिए दी जाती है कि कोई इस प्रकार का दुस्साहस न करे, क्योंकि लोग कहते हैं कि पाप की कमाई की मियाद 25 साल रहती है, और 25 साल के बाद बंगला में कहावत है कि वो पाप की कमाई तो जाती ही जाती है, जो बाप दादों की कमाई है वो भी उसके साथ चली जाती है। तो लोग कम से कम समझे इस चीज को। महाभारत में कितनी बार लिखा गया है कि धृतराष्ट्र को या दुर्योधन को शकुनि ने कहा, अरे मूर्खों, यमराज को दावत मत दो, क्योंकि आज तुम्हारा जो पाप कर्म है, भले ही आज उसका परिणाम न दिखाई पड़े, लेकिन कालांतर में तुम्हारी सारी वैभव, संपदा, प्रतिष्ठा सब धूल धूसित हो जाएगी। और वही हुआ, आपने इस केस में भी देखा। डीआईजी साहब को पहले सोच लेना चाहिए था। जिस तरीके से बेहूदगी से अब न ऑडी काम आएगी, अब न मर्सिडीज काम आएगी, न रैडो और रोलेक्स काम आएगी, न गोल्ड डायमंड ज्वेलरी आएगी। ये सब वकील साहब और उनकी पैरवी में नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जो पद प्रतिष्ठा थी वो भी जाएगी। और डीआईजी साहब कल तक फ्लैग कार पे चलते थे, अब हवालात की गाड़ी पे पीछे हथकड़ी लगा करके ये जाएंगे जेल, और जेल में रहेंगे। जिनको इन्होंने जेल भेजा है उन्हीं के साथ रहेंगे। सर, सीबीआई की कार्रवाई हुई और तब जाकर ये गिरफ्तारी हुई, और ये खेल कोई आजकल का तो होगा ही नहीं। आप देखो कि इनके पास जिस तरह, ये देखिए ना, 7.5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं गिनने के लिए। जैसे आपने बताया 3-3 मशीनें लगी थी। सर, ये एक पंजाब स्टेट बॉर्डर स्टेट है, और वहां का अगर एक डीआईजी इस तरह से करप्शन में लिप्त है, और वो डीआईजी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ड्रग्स कारोबार के में संलिप्त होने के आरोप जिन विक्रम सिंह मजीठिया पर लगे थे और एसआईटी का गठन किया गया था, उस एसआईटी के हेड थे, और अभी पंजाब में जो युद्ध नशा विरुद्ध चल रहा था उसकी अगुवाई भी कर रहे थे। सर, ये क्या अगुवाई कर रहे होंगे? ये तो उन लोगों से भी पता नहीं कितनी वसूली करके उनको छोड़ रहे होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अंग्रेजी की कहावत है, सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। इस तरीके के आदमी ने उसमें भी एक अवसर तलाश लिया, एसआईटी में गए, और एसआईटी का काम तो क्या किया होगा, लेकिन विक्रम सिंह मजीठिया का तो छोड़ दे, इन्होंने सबको छोड़ दिया होगा रिश्वत मोटी रकम लेकर के। 7 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती है, और इसको कमाने में जिस तरीके से इन्होंने एन केन प्रकार, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे जो भी माफिया हो, इन्होंने छोड़ा किसी को नहीं होगा। और जिस तरीके का इनका जो सलार जंग म्यूजियम था घड़ियों का और जो ज्वेलरी का था, वो तो मालूम पड़ता कि जैसे अगर अजायब घर या म्यूजियम बना दें तो म्यूजियम बन सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो काम इनको दिया गया था कि ड्रग माफिया पे काम करें, तो ये बराबर माफिया के मिल गए। जैसे इगतपुरी का कॉल सेंटर, ये तो बेशर्मी की इंतहा है। और हमें भी सोचना होगा कि करप्शन की जीरो टॉलरेंस में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन ने तब जो किया था कि जब उनका सांस्कृतिक क्रांति आई थी, कल्चरल रेवोल्यूशन, तो माओ से तुम भ्रष्टाचारियों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देते थे।
हम ये नहीं कर सकते, हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, लेकिन जो हमारा संविधान अनुमति देता हम उतना ही कर लें। मैं आपके सामने 3 प्राविधान रखता हूं। नंबर 1, प्रत्येक राज्य कर्मचारी या तो 25 साल की सेवा या 50 साल की आयु, 25 साल की या तो सेवा काल हो 50 साल, और उसमें अगर दागदार हो तो आपको कोई बिना कारण दिए स्क्रीनिंग कमेटी उसको जबरन रिटायर कर सकती है, कंपल्सरी रिटायर कर सकती है। तो कम से कम स्क्रीनिंग कमेटी में तो ऐसे लोग जिनकी ऐसी शिकायतें उनको रिटायर कर दें। दिखाई ये पड़ रहा है कि जब तक 60 साल पूरे ना हो जाए, और अभी जो महाभ्रष्ट होते हैं उनको सेवा विस्तार भी दिया जाता है। तो अंजू जी, ये भी देखना होगा कि जिनकी आम ख्याति अच्छी नहीं है और एक इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट होती, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जो हर राजकीय कर्मचारी के वार्षिक मंतव्य में अंकित किया जाता है कि इनकी आम ख्याति सत्यनिष्ठा की उच्च कोट की है और इनकी सत्यनिष्ठा उत्कृष्ट है। अंग्रेजी में अगर कहें, हिज जनरल रेपुटेशन फॉर इंटेग्रिटी इज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एंड हिज इंटेग्रिटी इज बियॉन्ड डाउट। तो ये शब्द लिखे जाते हैं। अगर कहीं सत्यनिष्ठा या भ्रष्टाचार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है तो ऐसे अफसर की इसमें नोट करके उसमें अपराध पंजीकृत किया जाता है। और आप ये भी देखें कि जो इनके इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे भुल्लर हो या अन्य लोग हो, क्योंकि एक वार्षिक ये भी होता है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी दिया जाता है। ये तो ब्यौरा आपने दिया नहीं, और अगर ब्यौरा दिया है, अब आप जैसे इस तरीके की घड़ियां थी, जाहिर है कि इन्होंने अपना वार्षिक ब्यौरा कभी दिया नहीं होगा। 108 शराब की बोतलें, अब एक व्यक्ति हिंदुस्तानी कानून में एक्साइज एक्ट के अंतर्गत 2 बोतल शराब रख सकता है कानून। पति पत्नी तो 4 हो गया, 2 बच्चे और हैं तो चलिए 8 हो गई, 2 2 4 2 6 2 8, यहां तो 108 है। यहाँ तो आपको इतना कानून नहीं मालूम था कि घर में आप नहीं रख सकते ये शराब की बोतलें। और इसका क्या आपने एनुअल रिटर्न तो छोड़ दीजिए, इन्होंने तो कोई रिटर्न भेजा ही नहीं होगा। 26 लग्जरी गाड़ियां, यहाँ एक मारुति 800 मारुति जेन तो चल नहीं पाती है, और यहाँ पे साहब 26 लग्जरी गाड़ियां। इसका मतलब इन्होंने लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और 17 जिंदा कारतूस, और वो भी किस बोर के थे ये देखना होगा, किस बोर के कारतूस थे। और 4 हथियार, जबकि आज की तारीख में एक व्यक्ति 2 हथियार। पंजाब में कानून अगर हो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 100 से ज्यादा कारतूस है तो इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि फायर आर्म लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आर्म्स एक्ट का भी उल्लंघन होगा, इसमें लाइसेंसी जो कंडीशन होंगी उनका भी उल्लंघन होगा। तो अंजू जी, इसमें तमाम चीजों में ये दोषी है। और इनके बारे में एक मैं चौथा प्राविधान बता रहा हूं। अनुच्छेद 311 संविधान का ऐसे अधिकारियों को तत्काल सेवा मुक्त करने का प्राविधान देता है। आपको कोई बहुत ज्यादा जांच करने की जरूरत नहीं है, केवल एक आपको नोटिस देनी होती है कि जनहित में इनको हम सेवा मुक्त कर रहे हैं। वो चाहे डीजीपी हो, चाहे सिपाही हो, चीफ सेक्रेटरी हो या चपरासी हो, पटवारी हो या सेक्रेटरी हो, प्रमुख सचिव हो, आप अनुच्छेद 311 में किसी को बर्खास्त कर सकती है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार छत चढ़ के बोल रहा है। अफसरों के यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए नकद बरामद हो रहे हैं, लेकिन डिसमिसल के नाम पे टोटा, कार्रवाई के नाम पे टोटा, कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल जीरो। तो इसका मतलब एक उदार दृष्टिकोण है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अंजू जी एक वर्कशॉप चल रहा था, उसमें विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिभागी और कैंडिडेट्स थे। तो जब लेसन चला ईमानदारी का, तो भारत के एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि मछली जब सड़ती है तो उसके सिर से सड़ांध शुरू होती है। तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जो मछली का प्रयोग करते हैं वो जानते हैं कि जब मछली मरती है या उस पर सड़ांध आती है तो सर से उसकी सड़ांध शुरू होती है, फिर नीचे दुम तक जाती है। ये बात उन्होंने उपमा इस रूप में दी कि अगर भ्रष्टाचार, करप्शन शुरू होता है तो वो ऊपर से, सिर से शुरू होता है। चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो, पुलिस विभाग हो तो डीजीपी से, प्रमुख सचिव गृह से, आईएएस हो तो चीफ सेक्रेटरी से नीचे तक जाता है, नीचे से ऊपर तक नहीं जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मछली की सड़ांध मछली के सिर से होती है। वही बात प्रशासन और भ्रष्टाचार के ऊपर लागू होता है। इसीलिए ये उपमा बड़ी प्रासंगिक और बहुत ही मौजू वाली है, बहुत ही इसके अच्छा ज्वलंत उदाहरण के रूप में वहां पेश किया। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इसको उपमा को बड़ा पसंद किया और अपने लिए किया। लेकिन उन्होंने इसका दूसरा भी लिया कि वही अगर सिर मजबूत हो, दिशा के साथ हो, परिपक्व हो, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ईमानदार होगा, परिपक्व होगा और क्रियाशील होगा। और उसका उल्टा भी जो आपको मैंने बताया कि दिशा विहीन रहता है।
तो अंजू जी, आपके सामने दोनों विकल्प है, लेकिन जी। हमारे यहाँ जो एक तरीके का ढुलमुल रवैया है कि भ्रष्टाचार के प्रति एक ढुलमुल रवैया, कार्रवाई का न करना। आप ये याद कर लें, आप इतनी प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हैं, कितने डिसमिसल्स आपने आज सुने हैं 311 अनुच्छेद के अंतर्गत, कितने लोगों को जेल भेजा गया, तिहाड़ में रोज स्कैंडल हो रहे हैं, कितने जेल के स्टाफ को हमने जेल भेजा, उनकी चल अचल संपत्ति हमने अटैच की, मुझे तो एक ही भी नहीं। तो लगता यह है कि चूंकि ऊपर से लेके नीचे तक की ये सलांद आ चुकी है, इसलिए अगर नीचे वाला पकड़ा जाता है, ऊपर वाले के अंदर न नैतिक साहस है, न उसके अंदर सामर्थ्य, बल्कि वो यही कहेगा आज हमने अगर ज्यादा सजा ले ली या सजा दे दी तो कल ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जब बजेगा तो कहीं मेरा नाम भी ना ले ले। तो इससे बेहतर ये होता कि मतलब आप अपने दामन साफ रखते, लेकिन जब दामन साफ नहीं था तब तो फिर आपने विकल्प सोचा। उत्तर प्रदेश में भी यही था, एक बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, इकलौते पुत्र ने ये कहा कि पापा आपने ये क्यों किया। उनका बेटा तुम इकलौते पुत्र हो मेरे, मैंने तुम्हारे लिए किया। तो बेटे ने यही कहा कि पापा मैं शर्मिंदा हूं कि आप मेरे पिता हैं। और उसने, इकलौते पुत्र ने, मतलब जो किया आप समझ गई होंगी क्या किया होगा उसने, और जिस त्रासदी में उसने अपने परिवार को झोंक दिया आप समझ सकती हैं। तो ये सब तमाम बातें इसीलिए की जाती है कि लोग एक नसीहत लें और इस रास्ते पे न जाए। लेकिन सर, जो जिस तरह से ये खेल चल रहा था, क्या ये माना जाए कि जो राज्य के गृह मंत्री है, वहां के सीएम भगवंत मान ही राज्य के गृह मंत्री हैं, पुलिस विभाग उनके अंडर आता है, और ये खेल तो बड़े लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि वो तो हर महीने उस स्क्रैपर से 5 लाख रुपए देने की मांग कर रहे थे। एक बार में 8 लाख मांगा, 5 लाख लेते लेते रंगे हाथों पकड़े गए। तो आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज होता है उसके बिना ये सब कुछ हो रहा हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये मालूम पड़ जाता है पंजाब कोई उत्तर प्रदेश नहीं है, वहां छोटा काडर, बहुत कम संख्या में अधिकारी गण है, फोर्स है, और मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री का जिसको जानकारी नहीं कि उसकी नाक के नीचे इस तरीके का सौदा चल रहा है, इस तरीके का स्कैंडल चल रहा है, तो मुख्यमंत्री होने योग्य नहीं है। और उनके नीचे अगर इस तरीके की लूट जनता के धन की हो रही है तो जाहिर है कि बिना लाइसेंस के नहीं हो रही होगी। और बात यही नहीं खत्म हो जाती, ऐसे जितने अधिकारी हैं उनके पाप का अगर रिकॉर्ड आप एक पूरी देंगी तो आप मानोगे अरे ये तो मादक पदार्थों का भी सौदागर है। दोबारा कुरे देंगी तो हम अरे ये तो यौन शोषण भी करता है, और खोदेंगे तो मालूम पड़ा कि ये तो शराब के भी लगा हुआ है, और कुरे देंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये अन्य आपराधिक कृत्यों में संलिप्त है, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो या जैसे इगतपुरी में फेक कॉल सेंटर है। तो इसके बारे में सरकार को जागरूक इसीलिए एंटी करप्शन विभाग बना है, सतर्कता विभाग बना है, कि जिससे कि इन चीजों पे अंकुश रहे। लेकिन जब वही कहा कि जब आप खुद ही गंभीर नहीं है मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी जब गंभीर नहीं है तो ये तो होना ही था। इस तरीके के राजसी ठाट बाट के साथ ये लोग रहते हैं, ये जो मुख्यमंत्री जी लोगों का रहे, इनके राजसी ठाट बाट तो देखिए कि सामंती व्यवहार, क्या जैसा मुगल बादशाह की सल्तनतें चलती होंगी, सिल्ले सुबहानी जब आ रहे हैं तो उनके लिए जो कालीनें बिछती थी और जो संगीत का कार्यक्रम चलता है, जो क्या 5 स्टार 7 स्टार की लग्जरी होगी जो इन राजनेताओं की हो रही है, तो ये तो वाकई आपत्तिजनक है। जबकि कहा यह जाता था कि ऑस्टेंटेशियस लिविंग डिस्ट्रॉयज द जर्म ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जिस तरीके की इनकी जो जीवन शैली है इतनी फ्लैशी है, फिल्मी है, ये ना हो तो ज्यादा अच्छा है। जब बनते हैं जनता के सेवक, और जो इनकी जीवन शैली है जनता का खून पी करके ही ये जीवन शैली ये अपनी पूरी करते हैं। सर, एक तरफ तो पंजाब में भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया, दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की बात करें, वहां पर 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने, एक तो एएसआई रहे साइबर सेल में, और दूसरे वहां के एक आईपीएस अधिकारी, उनकी भी जिन हालात में मृत्यु हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ही एंगल सामने आ रहा है। उस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? वो पूरा क्रम भ्रष्टाचार, जातीयता, एक्सटॉर्शन, जबरन धन वसूली करना, और तमाम जो प्रशासनिक कुरीतियां हैं, अपराध है, और अपराध से केवल मुंह मोड़ना नहीं, अपराध में पूरी तरीके से सम्मिलित होना। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में अगर चले और डेट लाइन अगर आप देखें तो पहले किन चीजों पे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं? भ्रष्टाचार, जबरन धन वसूलना, जातीयता, और पुलिस और अपराधियों का गठजोड़। पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ उससे भी ज्यादा भयावह एक स्थिति उत्पन्न कर दी। अब आप देखें कि वाई पूरन कुमार एक वरिष्ठ अधिकारी थे, 2001 बैच के थे, आईजी रेंज रोहतक थे, उनका तबादला होता है, और
बाकी के क्रम हम आपको बताते हैं। और दूसरे आपने जिनका जिक्र किया वो संदीप लाथर, ये एएसआई थे। दोनों की अस्वाभाविक मृत्यु हुई। एक की मृत्यु जो हुई उसको हम सिलसिलेवार अपना देखते हैं इसको, और इसको इन अस्वाभाविक मृत्युओं को एक मुद्दा बना करके, एक अवसर देख करके कुछ राजनीतिक दल ने इसको अवसर में परिवर्तित करने की कोशिश की, और जो मृतकों के घर थे उनको तीर्थ स्थल बना दिया, और जिसकी जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अनुसार वहां के वो, जहां कांग्रेस आई और कुछ लोग गए, और वहीं पर एएसआई के यहां कुछ लोग गए। अब हम आते हैं घटनाक्रम पे, इसको जरा ध्यान से सुनिए। सितंबर 29 को ये पूरन कुमार जी का तबादला हो जाता है आईजी रोहतक रेंज से सुनरिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। इन्होंने 30 तारीख को चार्ज हैंड ओवर किया और 7 दिन की छुट्टी पर चले गए। उसके बाद 1 अक्टूबर को जब ये रोहतक से चंडीगढ़ जा रहे थे और पीएसओ सुशील कुमार इनके साथ था, तो इनको रोका गया बीच में, और इनके साथ एएसआई संदीप लाथर ने इनके जो पीएसओ थे सुशील, उनको उतारा और कहा कि हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इस पे जाहिर है वाई पूरन कुमार जी ने पूछा कि भाई आप क्यों ले जा रहे हैं, कोई वारंट है आपका, कोई केस है? उनका अगला थोड़ा ऊंची आवाज में और असंयत भाषा में संदीप ने कहा कि अगला नंबर आपका। ये आरोप है, क्या सही है क्या गलत है ये तो कर विवेचना बताएगी। इस घटना के बाद जो कि और उल्लेखनीय है कि पूरन कुमार जी ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजरानिया एसपी रोहतक को कई फोन मिलाए, लेकिन दोनों ने फोन नहीं लिया। जबकि एडीजी नरेंद्र बिजरानिया के तो ब्रदर ऑफिसर थे और शत्रुजीत के तो कलीग थे, लेकिन फोन न उठाना किसी एडीजी का, यह भी चीज अस्वाभाविक है, अननेचुरल है और अमानवीय है और अनएक्सेप्टेबल है। मैं सब बातें कर रहा हूं, आपके 1000 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फोन न उठाने का क्या मतलब है? ही इज योर ब्रदर ऑफिसर, कलीग। नरेंद्र के सीनियर ऑफिसर थे और शत्रुजीत डीजीपी के कलीग थे, लेकिन रिस्पॉन्स न देना, बात न करना, इसका कोई औचित्य नहीं। अब अक्टूबर 6 पे आ जाए, एफआईआर हो जाती प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, और इसके खिलाफ अब आरोप क्या था कि 2.5 लाख रुपए एक व्यवसायी से पर मंथ इनकी मांग थी, जो कि इनको मांग थी, और सुशील के जरिए, संदीप ने सुशील के जरिए ये रिश्वत जानी थी, जो पीएसओ था। संदीप जो था, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम था, उसका साइबर एक्सपर्ट था, सारे कॉल डिटेल वगैरह उसके पास रहते थे। तो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था मृतक इस इन्वेस्टिगेशन टीम का। और जब ये मामला आगे बढ़ा तो आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की परमिशन को सरकमवेंट करने के लिए सुशील के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया। अब पीसीए में वैसे तो कोई प्राविधान ऐसा नहीं कि अगर कोई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर अगर इसमें वांछित हो तो किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, सीधे गिरफ्तारी हो सकती है, जैसे सीबीआई ने भुल्लर की गिरफ्तारी की है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किया था। लेकिन अन्यथा सीनियर ऑफिसर से आपको परमिशन लेनी होगी, इंटीमेशन लेना होगा या वारंट निकलवाना होगा। अब हम आ जाते हैं अक्टूबर 7 के ऊपर। अक्टूबर 7 मंगलवार का दिन एक अस्वाभाविक मृत्यु होती है चंडीगढ़ सेक्टर 11 के मकान में, और यह बताया जाता है कि पी.वाई. कुमार नहीं रहे। 8 पेज का उन्होंने एक अपना बयान लैपटॉप में डाला था, और उसमें 8 आईपीएस अफसरों को और अन्य को नामित किया था कि उनकी मृत्यु के वो जिम्मेदार हैं, और उनके पीएसओ सुशील कुमार के खिलाफ एक फर्जी केस लिखाया गया है। अमनीत पी कुमार, जो कि खुद भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ जापान दौरे पे गई थी, वो वापस आती है जापान से, और उन्होंने एक एफआईआर कराई और पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने हीला हवाला किया और रोका कि जब तक उस नोट में 8 पन्ने के जितने भी अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वो लाश को हैंडओवर नहीं करेंगी। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पुलिस कब से मोहताज होने लगी किसी की अनुमति की। ये पोस्टमार्टम एक अनिवार्यता है विवेचना की। आप जरूर मृतक के परिवार से सहानुभूति करें, मृतक के परिवार को विश्वास में लें, मृतक को परिवार को समझाएं बुझाएं, कन्विंस करें कि कानून की जिम्मेदारी है और आपको लाश को देना ही पड़ेगा, क्योंकि लाश को न देना एक कानूनी जुर्म है। क्योंकि अगर आप देखें कि ये
पुराने आईपीसी में 201 की धारा जो थी वो थी, और अब है 238 भारतीय न्याय संहिता में। 201 आईपीसी में और 238 भारतीय न्याय संहिता में साक्ष्य के साथ हीला हवाला करना तो एक तो था, लाश के पोस्टमार्टम में हीला हवाला करना। फिर चंडीगढ़ पुलिस ने अमरीक और जी को और उनके परिवार को पत्र लिखा कि हमें मृतक का सरकारी लैपटॉप हैंड हो, एक तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और उसमें चूंकि मृतक का नोट था 8 पन्ने का तो उसको हैंड ओवर करें। तो अमनीत जी ने एक 3 पन्ने का जवाब दिया। आप यही कह देती कि साहब हमको देना है, नहीं देना। 3 पन्ने का जवाब दिया कि हमने आईटी सेल को 4 घंटे का अवसर दिया और 4 घंटे में आप डिजिटल फुटप्रिंट नहीं निकाल पाए। अंजू जी, ये कोई तर्क नहीं है। आपने दरअसल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ सहयोग और कोऑपरेट नहीं किया। आपको लैपटॉप हैंड ओवर करना चाहिए था। ये कोई आपने एहसान कृपा नहीं की। आपने 2 तरीके से विवेचना में अड़चन पहुंचाई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तत्काल हैंड ओवर नहीं किया और लैपटॉप को तुरंत हैंड ओवर नहीं किया। क्यों नहीं किया, अब इसका रीजन तो अमनीत खुद भी आईएएस ऑफिसर हैं, मुझसे ज्यादा कानून जानती हैं। और साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन अगर आप समझती हैं कि नहीं हुआ, अब तो ये बात दूसरी है कि जो कुछ भी उसमें है वो साइबर और फॉरेंसिक वाले निकाल ही लेंगे, चाहे कुकी से निकालें चाहे हार्ड डिस्क से निकालें, लेकिन निकाल तो लेंगे ही। लेकिन जो विलंब हुआ, अक्टूबर 14 को संदीप की अस्वाभाविक मृत्यु होती है एक फार्म हाउस पे जो कि रोहतक पानीपत रोड के ऊपर है। अस्वाभाविक मृत्यु के बारे में परिदृश्य में यह है कि 3 पन्ने का हाथ से लिखा हुआ एक नोट है और एक वीडियो क्लिप भी है जिसमें विस्तार पूर्वक विभिन्न लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार के, रिश्वत मांगने के और महिला अधिकारियों कर्मचारियों के गंभीर यौन शोषण के। आप समझ रही हैं? तो ये आरोप प्रत्यारोप लगे और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पूरन कुमार जी की धर्मपत्नी अमनप्रीत, जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनके बारे में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और उसने ये भी कहा कि पूरन कुमार जी ने की अस्वाभाविक मृत्यु उनको भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को छुपाने और उसके भय और के कारण उनके द्वारा ये अस्वाभाविक मृत्यु हुई है, इसका और कोई कारण नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने सिस्टम को इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ करके कर दिया, अपने दोस्तों अहबाबों को वांछित और वरिष्ठ पदों पर बैठाया, जिससे कि मनमाने तरीके से वो मनोवांछित परिणाम उनको उपलब्ध हो जाता था। अब गैंगस्टर और पुलिस नेक्सस के बारे में जो बातें प्रकाश में आई हैं वो और चौंकाने वाली हैं। एएसआई ने यह भी आरोप लगाया कि पूरन कुमार जी ने 50 करोड़ की रिश्वत की मांग की थी राव इंद्रजीत से। राव इंद्रजीत कौन है? एक जेम्स म्यूजिक नाम की कंपनी है, उसके मालिक हैं जेम्स, और अभी भगे हुए हैं और अमेरिका में भूमिगत हैं। और राव इंद्रजीत का संबंध हिमांशु भाऊ गैंगस्टर से है और ये इन्वॉल्व है। एक फाइनेंसर है मंजीत, उसकी हत्या में, एल्विश यादव के घर पे फायरिंग में, और इसके अलावा राव इंद्रजीत इसमें भी इन्वॉल्व हैं। एक सिंगर है फाजिलपुरी, उसके ऊपर आक्रमण के ऊपर। तो फाजिलपुरी के ऊपर तो आप समझ बड़ी लंबी फहरिस्त थी, और उससे ये इनका आरोप था मृतक संदीप का कि इनसे 50 करोड़ की रिश्वत मांगी जा रही थी एक मर्डर केस में। ये जो मर्डर है आपका मंजीत, जो फाइनेंसर था रोहतक का, इसके मर्डर को लेकर के तमाम ये था। अब इन सब चीजों के मद्देनजर मैंने आपसे बताया कि आरोप प्रत्यारोप। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये चीजें हो कैसे गई? परिवार में भी अगर अनुशासन न हो तो आप पूछेंगे आखिर परिवार में अनुशासन क्यों नहीं है? एक स्टेट पुलिस के अंदर ये आरोप प्रत्यारोप, जूतम पैजार जम के एक दूसरे के ऊपर आरोप, अस्वाभाविक मृत्युएं, डीजी को छुट्टी पे भेजा जा रहा है, एसपी को हटाया जा रहा है, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि बहुत ही जबरदस्त फॉल्ट लाइंस पूरे सिस्टम में है और अनुशासन और नियंत्रण की घोर कमी है। पुलिस का सिस्टम इंटरनल बैलेंस पे चलता है और एक सैनिक सम्मेलन की प्रक्रिया होती, वो चाहे थाना हो, चाहे सर्कल हो, चाहे जिला हो, रेंज हो या आपका प्रांत हो,
सैनिक सम्मेलन में सिपाही से लेकर के वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी तक आपकी जो भी व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याएं हैं उसका ब्यौरा हमें दीजिए। आपको छुट्टी नहीं मिलती, जैसे ये भी आरोप था कि मेरे पिताजी रुग्ण थे, मुझे छुट्टी नहीं मिली, मैं जब छुट्टी मांगता था मुझे छुट्टी नहीं मिली, मुझे अमहत्वपूर्ण पदों पर किया। तो अगर सैनिक सम्मेलन होता है, वार्तालाप होता है, समस्याओं का निराकरण और निदान स्वस्थ और पारदर्शिक तरीके से और मुनसिफाना तरीके से किया जाता है, न्यायोचित तरीके से किया जाता है, तो अंजू जी इसका निराकरण है। और तभी तो अब ये प्रक्रिया करीब करीब हो गई है समाप्त। क्यों? क्योंकि जब सैनिक सम्मेलन होता है तो आजकल उप निरीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, वो ऐसे नहीं कि उनके ऊपर अगर जुल्म हो तो वो चादर ओढ़ करके सिसकी लेते रहेंगे और आंसू बहाते रहेंगे। नहीं, वो सीधे कह देंगे कि श्रीमान जी, जो हम लोगों की बैरक के लिए एयर कंडीशनर आए थे वो आपके निवास पे लग चुके हैं, क्या इसका जवाब महोदय देंगे? अब जवाब हो तो तब तो देंगे, लेकिन अगर 1000 आदमी के सामने वो सीधे आरोप लगा रहा है, श्रीमान जी पुलिस लाइन की 12 कार्स और व्हीकल्स आपके व्यक्तिगत परिवार के काम में लगी है, क्या आप इसका उत्तर देंगे? पहले अपना दामन साफ रखें, तब आपका साहस होगा आप सैनिक सम्मेलन कर सकें। लेकिन जब आपके दामन में 1000 छेद हो, काले धब्बे हो, आपके अंदर ये नैतिक साहस अंजू जी नहीं होगा कि आप सैनिक सम्मेलन कर सकें। परिणाम हम सबके आपके सामने है। न सैनिक सम्मेलन होगा, न समस्या सुनी जाएंगी, न समस्या का निराकरण होगा, बल्कि हम ये समझते हैं कि सारी समस्याओं को कालीन के नीचे ढकेलते जाओ और या तो अपने आप उनका समाधान हो जाएगा, नहीं समाधान हो जाएगा तो हमारी शुभकामनाएं हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहो, फिर समाधान परमात्मा कर देंगे। दुर्भाग्य से ऐसी ही पलायनवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई हर स्तर पे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर अगर नैतिक साहस नहीं कि सैनिक सम्मेलन कर सके तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डरली रूम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम ग्रीवांस रजिस्टर क्यों नहीं बना रहे हैं। हम कम से कम, आज इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, हम लेटर बॉक्स, हमारे टाइम में लेटर बॉक्स होते थे कि लेटर बॉक्स रखा हुआ है, आप जाकर के बिना साइन किया हुआ कागज और आवेदन उसमें डाल दीजिए। आप हमें एक अंतर्देशीय पत्र लिख दीजिए, अब तो खैर पत्र तो कोई लिखता नहीं, लेकिन लेटर बॉक्स तब भी चलते थे। ईमेल से भेज सकते हैं आप, एक ये ईमेल है, आप इसके ऊपर ईमेल, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाधान दे रहा हूं। कोई व्हाट्सएप हो, आप व्हाट्सएप नंबर डेडिकेट कर दीजिए, इस पे समस्या दे दीजिए, आप देना चाहे दे दीजिए, न देना चाहे मत दीजिए। लेकिन अगर कोई समस्या आई है तो उसके समाधान के लिए आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर ग्रीवांस रिड्यूसल सिस्टम और समाधान का एक ठोस प्रयास किया जाता, समग्र प्रयास किया जाता, तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं थी कि इनका समाधान ना हो पाता। कम से कम अगर झूठे आरोप लगते अंजू जी तो ये कहा जाता कि हमने समस्या कही थी, उसका निराकरण हो गया। आज तो इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा है कि मृतकों ने जो अपनी बातें कही थी उनके समाधान की कोई कोशिश की गई थी। मृतक पूरन कुमार ने कहा था कि दशकों से उनके खिलाफ नाइंसाफी हुई, अन्याय हुआ, कम से कम उसका जवाब तो हो ही जाना चाहिए था। इसी तरीके से संदीप ने अगर कहा कि उनके साथ इस तरीके का न्याय हुआ या इस तरीके का भ्रष्टाचार है, नेक्सस है, गैंगस्टर पुलिस नेक्सस है, उसके बारे में जवाब दे दें। लेकिन जवाब दरअसल किसी के पास कोई नहीं है। और यही चीज जो होती है कि बहुत बड़े विस्फोट के पहले जो घटनाक्रम होता है, दुर्भाग्य से वही घटित हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि ऐसी समस्याएं नहीं थी जिनका निवारण नहीं हो पाता। बात कहीं खुलकर आनी चाहिए थी, वहां पर उसका निवारण होता, और जिन हालात में इन लोगों की मृत्यु हुई वो हालात पैदा नहीं होने थे। लेकिन अब सर ये देखते हैं कि किस दिशा में इसकी जांच पड़ताल आगे बढ़ती है और क्या क्या और खुलासे होते हैं इस नेक्सस में और कौन कौन लोग शामिल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो भुल्लर साहब ने कांड किया, रिश्वत कांड, उसमें किस किस तक पैसा जाता था, कहां कहां कट जाता था, कौन कौन उसमें शामिल थे, कौन कौन से राजनेता उसमें शामिल थे, और पंजाब पुलिस में और कितने ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह के धंधे में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में तो सर इसका भी खुलासा होगा। लेकिन सर आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हिंद। बड़ी कृपा अंजू जी, वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।